हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है पीसीएस मंत्रा का जो है टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4 चालू करेंगे, जिसमें आपको जो है कि करंट अफेयर के साथ साथ जो है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन मिलेंगे और जनसंख्या एवं नगरीकरण और यूपी राज्य विशेष के रूप में जो है क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो निजी क्षेत्र की बैंकिंग निजी क्षेत्र का बैंक बनने का आधार नहीं है। तो देखिए, इसमें 4 आधार दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो हैं एनबीएफसी के आधार नहीं है, मतलब निजी क्षेत्र की जो कंपनियां बनने के लिए कौन सा आधार इसमें नहीं है। तो देखिए, किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा एनबीएफसी को संचालित हुआ नहीं होना चाहिए, यह सत्य है। एनबीएफसी के बिल्कुल नए बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 500 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, यह गलत है। 500 करोड़ नहीं होनी चाहिए, यह 200 करोड़ होनी चाहिए। एनबीएफसी की ट्रिपल ए में कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, यह भी सत्य है। तो आपका इसमें जो है यह बी ऑप्शन जो है केवल गलत है, यही नहीं होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं डी नंबर, एनबीएफसी के पास कम से कम 12% पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए और 5% से ज़्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए, तो यह भी सत्य है। तो बी ऑप्शन केवल गलत है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, सहकारी बैंकों का शीर्ष स्तर कौन सा होता है। तो देखिए, सहकारी बैंक का शीर्ष स्तर क्या होता है, यह राज्य सहकारी बैंक होता है। देखिए, सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पर होता है। सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक होता है, उसके बाद जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होता है, और उसके बाद तीसरे स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो ग्राम स्तर पर काम करती हैं। चलिए आगे देखते हैं, यूटीआई बैंक लिमिटेड का नाम वर्तमान में क्या है। तो यूटीआई बैंक जो है का नाम एक्सिस बैंक कर दिया गया और यह 2007 में किया गया। वर्तमान में इसके प्रभारी जो है अमिताभ चौधरी हैं, प्रमुख मतलब अमिताभ चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से संपूर्ण देश के लिए न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त व्यक्ति कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का जो है कितना होता है, यह 2400 कैलोरी होता है। शहरी क्षेत्र का 2100 होता है, लेकिन इन दोनों को मिला करके पूछा गया है, तो यह 2250 होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कमेटी का संबंध गरीबी मापने से नहीं है। तो देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, डीटी लकड़ावाला समिति, ये सब गरीबी से संबंधित है, जबकि दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार एवं उसकी सुझाव की सिफारिशें पेश करने से संबंधित है। तो यह जो है गरीबी से नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है और बजट भी यही जारी करता है, बजट। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से होंगे, आगे भी है। तो इसमें जो है आपका, चलिए शुरू से ही देख लेते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण करना और करेंसी का नियमन करना, यह दोनों तो है। आगे ऊपर देखते हैं, करेंसी का निर्माण करना, उसके बाद जो है साख का नियमन करना भी है। तो 1, 2, 4 आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है विदेशी व्यापार का नियमन यह वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, जबकि साख का सृजन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिलिप्स वक्र का संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इसमें यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है, फिलिप्स वक्र, यह सत्य है। यह 1958 में लागू हुआ था और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विलोम संबंध को दर्शाता है। स्फीति दर बेरोजगारी की दर के मध्य और विलोम संबंध पाया जाता है, मतलब स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है, यह सत्य है। उच्च स्फीतिकारी दर के साथ बेरोजगारी दर कम होगी, तो यह भी सत्य है। निम्न स्फीतिकारी दर बेरोजगारी दर उच्च होगी, तो यह गलत है, क्योंकि यह जो है उच्च स्फीतिकारी दर के साथ बेरोजगारी दर को कम दर्शाता है, मतलब विलोम संबंध दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की गरीबी को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी समितियां हैं। तो देखिए, इसमें अलग समिति, लकड़ावाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, यह सब गरीबी को मापने की समितियां हैं। तो चक्रवर्ती समिति जो है आपका भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना संबंधित है, तो यह गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और गरीबी निर्धारण के लिए एनएसएसओ द्वारा जो है यह मुख्य संस्था है जो गरीबी का निर्धारण करती है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी मुद्रा स्फीति में सर्वाधिक लाभ की स्थिति में होता है। तो मुद्रास्फीति में जो ऋणी या उधार लेने वाला होता है वह अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद उसके पुनर्भुगतान में जो वास्तु का मूल्य होता है वह वास्तविक मूल्य से कम हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऋणी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस योजना का प्रारंभ 1998 में आर रेखी समिति की अनुशंसा पर किया गया था, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि आर रेखी 1998 में तो किया गया, लेकिन आर रेखी समिति के स्थान पर बी गुप्ता समिति था, तो आपका यह गलत हो जाएगा और यही सही नहीं है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु, अस्थायी विकलांगता की दशा में बीमा कवर प्रदान किया जाता है, तो यह सत्य है। नाबार्ड इस योजना की प्रबंधक इकाई है, तो यह भी सत्य है। अब तक व्यापारी बैंकों द्वारा सर्वाधिक केसीसी कार्ड वितरित किए गए हैं, तो यह भी सत्य है। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें देखना है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, तो यह कथन सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र की यह उपक्रम अपने लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में खर्च करेंगे, यह भी सत्य है। आपका ऑप्शन दोनों कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखेंगे, वित्तीय बाजार के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो देखिए इसमें वित्तीय बाजार के कौन से कार्य हैं। इसमें जो है बचतों को गतिशील बनाना और उन्हें अधिकाधिक उत्पादन उपयोग में लगाना, तो यह सत्य वित्तीय बाजार के कार्य हैं। उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक मूल्य तय करना जिसका उस विशेष बाजार में कारोबार किया जा रहा है, यह भी सत्य है। लेन देन की लागत को घटाना, यह भी सत्य है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, यह भी सत्य है। तो यह चारों जो है कथन सत्य वित्तीय बाजार के कार्यों में आते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कारण भारत के चालू खाते के घाटे को कम कर सकता है। तो चालू खाते के घाटे को कौन कम कर सकता है। रुपए का मूल्य ह्रास, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित धन में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, यह तीनों जो है चालू खाते के घाटे को कम कर सकता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए गरीबी की अवधारणा से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की शुरुआत विश्व बैंक द्वारा की गई, तो यह गलत है। इसकी शुरुआत यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा की गई है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थता से जुड़ी है, यह सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी को मानव गरिमा के उल्लंघन माना है, यह भी सत्य है। आपका ऑप्शन 2, 3 सत्य है, 1 गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसमें देखिए विदेशी संपत्तियों पर लाभांश यह शामिल नहीं है, विदेश से उपहार यह भी शामिल नहीं है, विदेशी संस्थागत निवेश यह शामिल है, तो आपका केवल सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो समितियां हैं वह वेणुगोपाल समिति है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वेणुगोपाल समिति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए शोधनी समिति एक है, यह किससे समिति संबंधित है, तो विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित है। गाइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है। मालेगांव समिति जो है यह किससे, प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देख लेते हैं, जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो जाता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो उस क्रिया किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मतलब आदमी तो तैयार है मजदूरी दर पे काम करने के लिए, लेकिन काम ही नहीं है। और अगर यही रहता कि मजदूरी दर पे काम करने को तैयार नहीं है और वे उसके जो है मजदूरी दर मतलब काम है लेकिन मजदूरी दर पर तैयार नहीं है,
तो वह ऐच्छिक बेरोजगारी में आता है। और मौसमी बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी कैसे करते हैं, इसमें एक विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष जो उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बरसात के समय में होता है तो वह सीजनल बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी कंपनी ने नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हों और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण जॉब से निकाल दिया जाता है तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी में आएगा। तो यह देखिए, यह घर्षण जनित बेरोजगारी में आएगा। इस प्रकार के बेरोजगार लोग जो हैं कंप्यूटर को दोबारा सीख कर दोबारा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वे कंप्यूटर नहीं सीख लेते हैं तब तक वे किस में आएंगे, बाजार की दशाओं में परिवर्तन के कारण यह घर्षण बेरोजगारी में आएंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें औद्योगिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसके परिणामस्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालिक होती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिक जो है बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उनमें जो है श्रमिकों में उस कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे 2 आदमी का काम है, 5 लोग लगे हैं। जैसे आप घर में होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, तो वहाँ पर जो है कि 5 लोग लगे रहते हैं, मतलब घर के सभी सदस्य, लेकिन काम कितना रहता है 2 ही लोगों का। तो वहाँ पर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है या छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 2021-22 में घोषित मित्र योजना के अंतर्गत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है। तो 7 पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष में 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है। तो यह हरित रेलवे के रूप में 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, जबकि ब्रॉड गेज पर सभी मार्गों में विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। चलिए, वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन उसकी वृद्धि दर कम हो जाती है का संबंध है। तो देखिए, इसका संबंध स्लो डाउन से होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब आर्थिक स्थिति में जीडीपी बढ़ेगा लेकिन वृद्धि दर कम होती जाती है तो इसे स्लो डाउन कहा जाता है। जैसे भारत में पिछले वर्ष स्लो डाउन की स्थिति में था। ग्रोथ रेट जो है जीडीपी 140 लाख करोड़ की ग्रोथ रेट थी, 1 करोड़ की थी 2018-19 में, और ग्रोथ रेट 6.8 जीडीपी था। लेकिन वहीं जब कोरोना टाइम में 2019-20 में 147 लाख करोड़ रुपए ग्रोथ था, लाख करोड़ रुपए का जो है कि जीडीपी था, लेकिन ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5 पॉइंट था ग्रोथ रेट जीडीपी का। तो इस हिसाब से इसे स्लो डाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है। तो देखिए, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और सुशासन, ये सभी जो है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम विचार सामने रखा था, तो किसने सामने रखा था, यह रसिया ने रखा था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉम्बे प्लान का संबंध इनमें से नहीं है। तो बॉम्बे प्लान का देखिए, इसमें संबंध पुरुषोत्तम दास ठाकुर, लाला श्रीराम, जान मलाई तीनों से है, लेकिन श्रीमन नारायण अग्रवाल से नहीं है। श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है यह गांधीवादी योजना से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो देखिए, यह यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन छठी परियोजना में, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था 5वीं में, लेकिन गरीबी जो है हटाओ का नारा छठी में दिया गया था। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित होता है। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियों में क्या सम्मिलित होता है, आयकर, व्यावसायिक कर और गूगल टैक्स, तीनों कर प्राप्तियां शामिल होती हैं राजस्व प्राप्तियां में। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, राजस्व प्राप्तियां सरकार को मिलने वाली ऐसी आय होती हैं जो सार्वजनिक संपत्तियों को जिसके कारण सार्वजनिक संपत्तियों को कम नहीं करना पड़ता है और ना ही उनकी सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़ता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। एक कर राजस्व से वसूली होती है और एक गैर राजस्व से होती है राजस्व की प्राप्तियाँ। कर राजस्व में इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, और इसमें गैर कर में जैसे फी हो गया, फाइन हो गया, ये सब जो है गैर कर राजस्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है।
देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए विनिवेश, ऋणों की वसूली, बाजार से उधार, ये सब शामिल किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर यह जो है नहीं शामिल किया जाता क्योंकि यह डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। नीति आयोग की संरचना में कई पद सृजित होते हैं, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद इत्यादि। उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है नीति आयोग के, और यह जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। भूमि सुधारों से आशय दोनों कूटों को पढ़कर सही व्याख्या दें। तो इसमें देखिए भूमि सुधारों को संस्थागत सुधार भी कहा जाता है, यह सत्य है, और भूमि सुधारों से कृषि उत्पादकता बढ़ती, यह भी सत्य, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए सब्सिडी के रूप में, जैसे किसानों को अकाल सहायता, बीमारियों, कीटाणुओं पर रोकथाम के लिए खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च आदि के रूप में करती है, इसे कहाँ रखा जाएगा? तो यह ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में रखा जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर है। एमएसपी के निर्धारण में क्या सहायक है? तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, तो इसके द्वारा यह किया जाता है, और इसकी स्थापना लक्ष्मीकांत जहाँ समिति की सिफारिश पर की गई थी 1965 में, जो एमएसपी का निर्धारण करती है। आईसीएआर जो संस्था है, आईसीआर संस्था, सॉरी दोस्तों, यह कृषि अनुसंधान परिषद यह नहीं होता है, इससे संबंधित सहायक होता है। तो एक हो गया। आगे चलिए देख लेते हैं 32 का। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, यह भी सहायक होता है। तो 1 और 3 सत्य हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों की प्रीमियम को स्वीकार किया जाता है, यह कथन सत्य है। तो इसमें जो है रबी की फसल को जो है 1.5% सही है, खरीफ की फसल को जो है 2% किया जाता है, और हार्टिकल्चर को 5%। तो हार्टिकल्चर को 5% और खरीफ को 2% है। तो 1 और 3 गलत हो जाएंगे, केवल 2 सही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। जेंडर बजट सबसे पहले लागू किया गया था, तो यह ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया था, और यह जो है प्रधान पुरुष और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, मतलब पुरुष और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जेंडर बजट कहते हैं। भारत में यह 2005-06 में लागू हुआ था। चलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में देख लेते हैं, कॉपीराइट से संबंधित किया है। तो इसकी देखिए, ये इसमें WTO ने IPR में, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में WTO के द्वारा 7 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें से इसमें देखिए कौन कौन से कला है, संगीत है, साहित्य है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से जुड़े नवाचार हैं, ये चारों हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सर्किट, GI और पेटेंट आते हैं, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। गरीबी से आशय प्रदर्शित करता है, निम्न कुटुंब को दिया जा रहा है, या जिसे छांटकर सही उत्तर का निर्धारण करें। तो देखिए इसमें गरीबी की निर्धारण के लिए आय की कमी, अशिक्षा और अधिक जनसंख्या, तीनों वो है, तीनों कारक होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। किसी भी परिवार को एम्पावरमेंट में आने के लिए निम्नलिखित मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाता है, तो इसमें क्या शामिल किया जाएगा? तो देखिए इसमें स्वच्छता को शामिल किया जाएगा, बिजली को शामिल किया जाएगा, शिक्षा को, सामाजिक सुरक्षा को, और स्वच्छ पेयजल को शामिल किया जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। दी गई योजनाओं का सही क्रम लगाना है। तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यह कब आया? 2005 में आया। राष्ट्रीय कृषि बीमा जो है योजना, यह कब आया? यह 1999 में आया। उत्तर प्रदेश में किसान बही, यह 1992 में आया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यह 2007 में आया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आया, जनवरी के टाइम में। तो आपका देखिए इसमें सबसे पहले कौन आया? उत्तर प्रदेश में किसान बही, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद जो है 4, फिर 5, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कूटों का मिलान सही करना है, तो इसमें जो है कौन सही उत्तर दे, मतलब कुछ कूटों का मिलान इसमें कौन सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है पूछा है, सही उत्तर दे। तो काली क्रांति तिलहन से नहीं है, यह गलत हो जाएगा। पीली क्रांति कच्चा तेल से नहीं है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, जबकि काली क्रांति कच्चा तेल से संबंधित है, यह उल्टा दिया हुआ है। और गुलाबी क्रांति जो है प्याज से और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित होता है,
आपका ऑप्शन यह जो है सही हो जाएगा। नीली क्रांति मांस उत्पादन से, देखिए तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यह भी गलत है, केवल सी ऑप्शन सही है, यही आंसर हो जाएगा। कुछ कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रूप श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए व्हाइट कॉलर जो है इसमें कुशल श्रमिकों को कहा जाता है, और ब्लू कॉलर जो होता है यह प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को कहा जाता है। तो यह जो है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, सेकेंडरी सिस्टम से। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? SDSN के द्वारा जारी की जाती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ आधार होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और उदारता, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देख लेते हैं। 41 के बाद 42 इसी नीचे ही है, सॉरी दोस्तों। BSE ग्रीनल्स की कितनी कंपनियों ने इक्विटी शेयर का इंडेक्स? 25 कंपनियां हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 कंपनियां। देखिए FRBM एक्ट 2003 के कथन कानून में निर्देशित किया गया तर्कपूर्ण रूप से आंसर दें। तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना, यह सत्य है। राजकोषीय क्रियाशील की अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, यह भी सत्य है। तो आपका जो है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। नरसिम्हन कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से है, गाइपोरिया समिति काले धन से नहीं है, यह बैंक सेवा सुधार से है, तो यह गलत हो जाएगा। और राजा चिरैया समिति कर सुधार से है, यह सत्य है। दीपक पारेख समिति आधारिक संरचना के वित्तीयन हेतु यह संबंधित है। और जस्टिस MB शाह समिति जो है यह बैंकिंग सुधार से नहीं है, यह काले धन से है। तो 2 और 5 जो है गलत हो जाएगा और सभी सम्मिलित हैं। तो आंसर देख लेते हैं आगे। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव किन लोगों पर को लाभ होता है? तो देखिए मुद्रास्फीति में किन लोगों को लाभ होती है? उनको जो है लाभ होता है, और परिवर्तनशील आय वाले लोगों को, सॉरी दोस्तों, परिवर्तनशील आय वाले समूह के लोगों को लाभ होता है, जबकि स्थिर लागत वालों को, मतलब स्थिर आय वालों को हानि होती है। तो इसमें देखिए ऋणी को लाभ होगा, कृषक को, उत्पादक को, व्यापारी वर्ग को। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि पेंशन भोगियों को हानि होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल मृत्यु दर में सम्मिलित है, तो 0 से 5 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है, बच्चों को। जनआंत्रिकी संक्रमण सिद्धांत में चौथी अवस्था में मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नियंत्रित और नीची दर हो जाती है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध है, तो इन दोनों का संबंध जो है गरीबी को मापने से है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लारेंज वक्र आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि है, जबकि गिनी गुणांक जो है यह आर्थिक विषमता के गणितीय मानों को गिनी गुणांक में परिवर्तित करता है। और लारेंज वक्र में असमानता घट रही है और बढ़ रही है, इसके बारे में बात की जाती है, जबकि गिनी गुणांक में असमानता के घटने और बढ़ने से बढ़ रही है या घट रही है, इस पर बात की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल किसके अधीन कार्य करता है? तो यह जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल। इन्फिनिटी फोरम अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के विकास के लिए सृजित एक नेतृत्वकारी मंच है? तो यह जो है फिनटेक हेतु है। इन्फिनिटी फोरम फिनटेक है, उसके लिए नेतृत्वकारी मंच है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर देख लेते हैं, लास्ट है। वर्ष 2020 में ट्रेड्स की व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के सरल वित्त पोषण हेतु की गई है? तो यह जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा की गई है, तो उसके लिए की गई है, तो MSME के लिए की गई है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हाँ, और अगर स्पीड आपको स्लो लगे या फास्ट लगे तो आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। ओके।